माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, the National Commission for Indian System of Medicine Bill, the National Commission for Homeopathy Bill, discussed together. Next speaker, Professor Ram Gopal Yadav ji. Sir, Professor Yadav. थोड़ा सा ऑर्डर मैंने ऐसे में कोई सुन ही नहीं पाएगा, मैं क्या बोलूं सर? Members, your concern was noted in the morning. The concern was noted in the morning. Please find out what is the update from Karnataka. Your concern was noted. Your concern was noted in the morning. Professor Yadav. Please ascertain what is the issue now. What is the status now? We will examine it. We will examine it, Jairam Ramesh. Professor Yadav. हमें बोलने ही नहीं देंगे. The House is in order. We can hear you. See, if there is a breach of privilege, we will examine it and we will take appropriate action. A senior member is about to speak. Kindly do him the courtesy. हो गया जयराम. अब बैठ जा. We will examine it. Professor Yadav. सर, हमारे सर केवल 8 मिनट हैं हमारे बोलने के लिए. चाहिए तो था मुझे 1 घंटा इस बिल पर, तो मुझे कुछ टाइम दे दीजिएगा. सर, ये जो 2 बिल हैं, ये दोनों बिल इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल जो थी 1970 की और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का, इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए लाए गए. हेल्थ कमिटी ने इस पर 2 रिपोर्ट्स अलग अलग दी थी. 115वीं रिपोर्ट और 116वीं रिपोर्ट. और इसमें इंडियन मेडिकल सिस्टम पर 37 रिकमेंडेशन की थी. उन 37 रिकमेंडेशंस में से केवल 15 रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया. इसी तरह से होम्योपैथी वाले बिल पर 24 रिकमेंडेशन में से केवल 13 रिकमेंडेशंस मानी गई और जो बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं उनको नहीं स्वीकार किया गया. चूँकि टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ मैं कुछ. एक तो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने रिकमेंड किया था, हेल्थ कमेटी ने, कि एक योगा और नेचुरोपैथी को इसके परव्यू में लाना चाहिए था, जिसकी बहुत चर्चा होती है. सारी दुनिया में विश्व गुरु होने की हम लोग बात करते हैं और सही बात भी है, लेकिन उसको लाया नहीं गया. ये कहा गया कि इस पर अलग से बिल आएगा. हमने, कमेटी ने ये कहा कि तब तक जब तक बिल ना आए तब तक एक बोर्ड की, इसमें बोर्ड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी क्रिएट कर दिया जाए. वो सिफारिश भी नहीं मानी गई, जबकि करना चाहिए था. जब बिल आ जाता तो ये अपने आप हट जाता उसमें. ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड रिसर्च, इसका रिकमेंडेशन किया था. रिसर्च न होने से ही आयुर्वेद जो हमारी सबसे पुरानी विधा है, एक दुनिया की कहिएगा, जाने कितने दिनों से हम लोग उसको देखते सुनते आ रहे हैं. रिसर्च न होने से ही उसका
पतन हुआ है, वरना ये ऐसी स्थिति थी कि जब हम आज चर्चा कर रहे हैं जिस कोरोना वायरस की, अगर हमारा आयुर्वेद पहले जैसा एडवांस रहा होता, प्राचीन काल जैसा, तो इस तरह के किसी वायरस की हम लोगों से कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। लेकिन आपने उसके रिसर्च के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की, सिफारिश भी नहीं मानी। एक इसका जो क्लॉज 6.8 है, कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, जो चेयरमैन हैं, कमीशन के मेंबर्स हैं, इनको कोई प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन के कंसल्टेंट के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में नहीं करना चाहिए, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसको भी ओवर रूल किया गया, उसको भी नहीं स्वीकार किया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए हम लोगों ने रिकमेंड किया था, पूरी हेल्थ कमेटी ने सर्वसम्मति से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही में अपीलेट ट्रिब्यूनल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील करनी पड़ेगी, तो उससे कोई राहत तो मिलने वाली है ही नहीं। एक माननीय मंत्री जी, मैं ये कहता हूँ कि मानवीय आधार पर जो लोग पहले से, जो हमारी कमेटी थी, सेंट्रल कमेटी दोनों में, उनमें एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको आप टर्मिनेट कर देंगे जैसे ही कमीशन बनेगा, तो इतना हृदयहीन मत बनिएगा। उनको एडजस्ट करना चाहिए, हमेशा एडजस्ट किया जाता है। ना आपने नेशनल मेडिकल कमीशन वालों को एडजस्ट किया जैसे ही बन जाएगा, ना इसमें कोई सिफारिश मानी आप। और तीनों बिलों में आप आश्चर्य करेंगे, एनएमसी और ये दो जिन पे चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों में कोई दिमाग का भी नहीं लगाया अधिकारियों ने। 58 क्लॉज हैं, एक जैसे बिल्कुल, केवल नाम बदल दिए गए और संख्या बदल दी गई कमीशन के मेंबरों की। ऑलमोस्ट एक हैं, क्यों जयराम जी? ऑलमोस्ट एक से बना दिया आप, तो उनको रखिएगा। हम लोगों ने एक सिफारिश की थी कि जैसे गवर्निंग बॉडी एम्स की होती हैं, उनमें मेंबर होते हैं 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, वैसे ही इन सब में जितनी यूनिवर्सिटीज़ और ये सब आयुर्वेद की हैं और होम्योपैथी की हैं, उसमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। वो भी सिफारिश आपने नहीं मानी। भाई अभी हम कितनी एम्स हैं, कितने एमपी उसमें पहुंचते हैं। अगर ये संस्थाएं होती तो कहीं न कहीं जब जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो अधिकारियों को लगता है कि ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ न कुछ सुधार होता। ये तो बातें थी कि आपने दोनों ही बिलों में जो कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं वो नहीं मानी। लेकिन मैं एक अन्य बात आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा आयुर्वेद है, यूनानी है या होम्योपैथी है, और ख़ास तौर से आयुर्वेद और यूनानी के बारे में कहना चाहूँगा कि हमें आयुर्वेद की जब चर्चा करते हैं तो 5 बातें याद रखनी चाहिए, 5 नाम। एक अथर्ववेद का, एक चरक का, एक सुश्रुत का, सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के थे, चरक मेडिसिन के थे, एक धन्वंतरी का। धन्वंतरी तो सुश्रुत के गुरु ही थे, आश्रम में पहले पढ़ते थे और निकलते थे अच्छे वैद्य बनकर। नाड़ी देखकर बता देते थे क्या खाया, कैसा खाया, क्या गड़बड़ी है, ये भी नहीं पूछते थे आपको क्या कमी है। बहुत काबिल लोग हुआ करते थे, इसलिए क्योंकि वो शिक्षा बहुत अच्छी थी। ये जो आप ला रहे हैं बिल, वो शिक्षा में सुधार करने के लिए और अच्छे वैद्य निकालने के लिए ला रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो नए हमने देखे हैं आयुर्वेदिक कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, उनमें जो पढ़ाने वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं मामूली सड़क पर चलने वाले आदमी के बराबर, तो वैद्य कहाँ से निकल आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर है बिल, क्योंकि देश की गरीब लोगों का इलाज सबसे ज़्यादा आज भी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के जरिए होता है।
देश के 75% लोग बड़े बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की हैसियत नहीं रख सकते, जा सकते हैं। और अब तो इतना महंगा इलाज हो गया है कि सारे अस्पताल 5 स्टार होटल बनते जा रहे हैं। कौन पहुंच जाएगा वहाँ? एक दिन पहुँचे, हमारे एक सीनियर मिनिस्टर पिछली बार मेदांता में एक दिन चले गए, कुछ टेस्ट ये शाम तक 90,000 रुपये का बिल बन गया तो लौटे आए, दे के बिल ये हम नहीं करेंगे। तो ये ऐसा है ये कि योग बिना दबा के, बिना किसी खर्च के, इसके जरिए आदमी के मन, मस्तिष्क और शरीर को दुरुस्त रखा जाता है और इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। और योग का मतलब ही है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कुछ भी अर्थ लें आप, लेकिन योग का मतलब होता है एडिशन। वो मन मस्तिष्क में भी कुछ जोड़ने करता है, स्वास्थ्य को भी बढ़ाने का काम करता है, प्लस करता है, माइनस कुछ नहीं करता है। इसलिए इस योगा को और नेचुरोपैथी को, जिससे 1 पैसा खर्च नहीं होना है, 1 पैसा, उसको बढ़ाने के लिए काम कीजिए। अगर आप बिल की वादा किया है तो बिल जल्दी लाइएगा, या फिर इसमें बोर्ड को इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी। प्लीज कंक्लूड प्रोफेसर यादव, टाइम इज अप। 1 मिनट में किए दे रहा हूँ कंक्लूड। श्रीमान, हमने अपने सारे पुराने धर्म ग्रंथों से लेके, वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके, अन्य उसमें जो आयुर्वेद के बारे में पढ़ा सुना है, वो सब ये बताते हैं कि कोई ऐसा रोग नहीं था जिसका इलाज इसमें न हो। कोई ऐसा रोग नहीं था। मरते हुए व्यक्तियों को भी जिंदा करने का काम किया आयुर्वेद ने, यूनानी दवाइयों ने भी। तो ये जो पैथी हैं, इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले राज्य वैद्य होते थे, राजा का, स्टेट का समर्थन होता था, स्टेट का समर्थन होता था। तो स्टेट का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा इस पैथी को, तो एलोपैथी ने सबको ख़त्म कर दिया है। अभी भी एलोपैथी के डॉक्टर से अगर कहो तो कहेंगे इसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके जरिए आप कम से कम ये तो कर रहे हैं कि ये है, इसका एक कमीशन इसका भी है, और लोग कहें कि इसमें, लेकिन अच्छे अगर वैद्य होंगे और उसके साइंटिफिक वैलिडेशन कराने का अभी तक कोई नहीं किया। बार बार हम लोगों ने अधिकारियों से पूछा इसको साइंटिफिक वैलिडेशन क्यों नहीं करवा। थैंक यू प्रोफेसर यादव। करवाइए और लोगों को सस्ता इलाज दिलाने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि बड़े अस्पतालों में एलोपैथी के डॉक्टर्स के जरिए हिंदुस्तान का गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। होम्योपैथी कुछ मामलों में रामबाण है, आयुर्वेद भी रामबाण। डॉक्टर अमर पटनायक, थैंक यू सर।